My name is Chandan Kumar Gupta. वेलकम टू IB टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके अध्ययन को लेकर बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। वो ये कंफ्यूजन में फंसे हैं कि आखिर हम अपने सेमेस्टर की तैयारी कैसे जारी रखें और आने वाला कंपटीशन कैसे फेस करें। तो इन सारे परेशानियों को देखते हुए IB टेक्निकल क्लासेस के द्वारा ऑनलाइन कोर्स चालू किया गया है, जिसमें आपको सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जा रही है। क्या है कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं और शायद आप लोग आगे चलकर सब समझेंगे कि कहीं ना कहीं सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो पूर्ण रूप से तैयार रहें तो ये आगे चलकर कंपटीशन के लिए हमारा बेसिक का काम करता है। और जब बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो आगे चलकर कंपटीशन में हम लोग को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोगों को बहुत सारी बातें समझ में ही नहीं आए, तो इन सारी बातों को इजी वे में, कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस को इजी वे में समझने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा बेसिक मजबूत होना चाहिए। और बेसिक मजबूत होने का मतलब कहीं ना कहीं सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए, सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। तो इसलिए स्टूडेंट्स के सारे परेशानियों को सॉल्व करने के लिए हम लोग IB टेक्निकल क्लासेस के द्वारा, यानी हमारे इब्राहिम सर के द्वारा ऑनलाइन कोर्स चालू किया गया है और इसमें सारे सुविधाएं दी जाती हैं। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। इसमें आज तो हम कुछ सिलेबस और कुछ बेसिक नॉलेज की बातें करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के लिए अपना सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मशीन का स्टडी करवाएंगे। और उस इलेक्ट्रिकल मशीन के 5th सेमेस्टर में हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है AC मशीन। क्या पढ़ना है? AC मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? AC मशीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 4th सेमेस्टर में आप लोग DC मशीन का स्टडी कर चुके हैं, तो हम लोग AC मशीन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जब शुरू करते हैं तो बेसिक रूप से इलेक्ट्रिकल मशीन होता क्या है। तो क्या है कि मशीन जब जैसे ही हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आता है कि वो थिंग्स, वो टूल्स जो हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को इजी वे में, ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करें, मल्टीप्लाई करके वो इजी वे में सारे पीपुल के वर्क को क्या कर दे, इजीएस्ट कर दे, इजी कर दे। ह्यूमन एफर्ट को कम करे और सारे वर्क को क्या कर दे, इजी कर दे। सारा वर्क करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। उस टूल्स को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मशीन के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत यूज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन। अब हम इस सिलेबस के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? AC मशीन। क्या पढ़ेंगे? AC मशीन। अब क्या है हमारे सिलेबस में, AC मशीन के सिलेबस में सबसे पहले जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, जब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल मशीन आगे चलकर दो पार्ट में बटे हुए हैं, DC मशीन और दूसरा AC मशीन। इस DC मशीन को आपने 4th सेमेस्टर में अच्छी तरीके से स्टडी किया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वो सारे इलेक्ट्रिकल मशीन जो इनपुट के रूप में या तो DC सप्लाई लें या आउटपुट के रूप में DC सप्लाई दे, उस सारे मशीन को किसके अंतर्गत रखते हैं? DC मशीन के अंतर्गत रखते हैं। DC मशीन में आप लोग मोटर पढ़े होंगे और जनरेटर पढ़े होंगे। उसी तरीका से हम लोग आगे चलकर दूसरा जो इलेक्ट्रिकल मशीन का टाइप है वो AC मशीन है। इसमें भी हम लोग वह इलेक्ट्रिकल मशीन जिसके इनपुट के रूप में हम लोग क्या लें? AC सप्लाई लें, या आउटपुट के रूप में क्या यह मशीन दे? AC सप्लाई। तो उस प्रकार के मशीन को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? AC मशीन के अंतर्गत रखते हैं।
और एसी मशीन में हम लोग बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो 4 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किस सेमेस्टर में पढ़ना है, 5th सेमेस्टर में, जो अभी हम लोग। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं डिटेल में एसी मशीन को। अब आप लोग एसी मशीन के सिलेबस में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोग एसी मशीन के सिलेबस को डील कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग एसी मशीन के अंतर्गत सबसे पहले मुख्य रूप से जो आता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर। हम लोगों को क्या पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीका से स्टडी करेंगे, कुछ आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। दूसरा जो पढ़ना है वो सिंक्रोनस मशीन पढ़ना है। और इस सिंक्रोनस मशीन इसी हमारे एसी मशीन में ही चलकर सिंक्रोनस मशीन 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसका एक है नाम सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर अदर लैंग्वेज में हम लोग क्या कह देते हैं, अल्टरनेटर। और दूसरा सिंक्रोनस मशीन में ही हम लोग स्टडी करते हैं सिंक्रोनस मोटर। तीसरा जो सिलेबस का पार्ट है वो है सिंगल फेज मोटर, और इसमें ही कुछ और टाइप्स पढ़ने हैं, स्पेशल टाइप मोटर्स। तो चलिए हम लोग क्या है कि इलेक्ट्रिकल मशीन का स्टडी कर रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन मुख्य रूप से 2 भाग में बटा हुआ है, एक डीसी मशीन और एक एसी मशीन। जो डीसी मशीन 4th सेमेस्टर में ही हम लोग अच्छी तरीका से स्टडी कर चुके हैं, और दूसरा हम लोग को 5th सेमेस्टर में स्टडी करना है एसी मशीन। एसी मशीन के सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर, दूसरा पढ़ना है सिंक्रोनस मशीन, और ये सिंक्रोनस मशीन आगे चलकर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक सिंक्रोनस जनरेटर जिसको अदर लैंग्वेज में अल्टरनेटर भी कहा जाता है, और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। आगे चलकर हम लोग को पढ़ना है सिंगल फेज मोटर और कुछ स्पेशल टाइप मोटर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा एसी मशीन का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें स्टडी करना है, बहुत इससे नॉलेज मिलने वाले हैं। तो हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो क्या है एक्चुअली, क्या होता है कि जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो जब इसमें मुख्य रूप से जो फर्स्ट अभी बात होगा वो मुख्य रूप से सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर बनता है, तो उसका जो मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन होता है वो मुख्य रूप से 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला स्टेटर और दूसरा रोटर। नाम से ही पता चलता है कि स्टेटर, इसका मतलब ये किस अवस्था में होगा, स्टैटिक अवस्था में, और नाम से ही पता चलता है रोटर, इसका मतलब ये किस अवस्था में होगा, रोटेटिंग अवस्था में। ठीक है, क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन का जिक्र करते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टेटर और दूसरा क्या होता है, रोटर। स्टेटर नाम से ही पता चल रहा है कि यह कहीं ना कहीं किस अवस्था में होगा, स्टैटिक अवस्था में होगा, और रोटर कहीं ना कहीं पता चल रहा है किस अवस्था में होगा, रोटेटिंग अवस्था में, जो रोटेट करेगा। अब क्या है कि जो इसका आगे चलेंगे तो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में आगे चलकर पढ़ेंगे कि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर भी आगे चलकर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, और वो भी अकॉर्डिंग टू रोटर कंस्ट्रक्शन। ये आगे चलकर 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो सैलिएंट पोल टाइप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नॉन सैलिएंट पोल टाइप या स्मूथ सिलिंड्रिकल पोल टाइप के नाम से जाना जाता है।
लेकिन इसका स्टडी हम आगे चलकर करेंगे अच्छी तरीका से। लेकिन अभी ओवरव्यू देख रहे हैं किसका, इंडक्शन मोटर का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं, इसलिए अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर अकॉर्डिंग टू रोटर कंस्ट्रक्शन आगे चलकर ये आगे पुनः 2 पार्ट में बढ़ता है, और उसका पहला का नाम होता है सैलिएंट पोल टाइप मोटर, और दूसरा नॉन सैलिएंट पोल टाइप या फिर स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप मोटर। अब क्या है कि जैसे ही हम इसके कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक बात समझ चुके हैं कि इसमें कितने मुख्य रूप से पार्ट हैं, स्टेटर और रोटर। अब क्या है कि एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टेटर और ये हमारा हो गया रोटर। अब क्या है, सिंपल हम इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए, इंडक्शन मोटर के कुछ इंट्रोडक्शन को समझने के लिए हम एक सिंपल इंडक्शन मोटर के टाइप को यूज कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें क्या है कि 2 पार्ट हम तो पहले ही समझ चुके हैं कि इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से 2 पार्ट होंगे, स्टेटर और रोटर। तो पहला हम लोगों ने क्या ले लिया, स्टेटर, और दूसरा क्या ले लिया, रोटर। और स्टेटर पर चूंकि नाम नहीं लिखा हुआ है कि कैसा इंडक्शन मोटर होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा। यानी हम ये भी किस मोटर की बात कर रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। आपको शायद ये समझ में नहीं आया कि आखिर 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है। देखिए, जब हम एसी सप्लाई के अंतर्गत पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के सप्लाई का जनरली नाम सुनते हैं। एक सिंगल फेज सप्लाई, आप घर में भी सुन रहे होंगे कि सिंगल फेज सप्लाई और 3 फेज सप्लाई। तो क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है कि आपका एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। सिंगल फेज सप्लाई में मुख्य रूप से कितने वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं, जिसमें एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। फेज वायर या लाइव वायर कहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल पर होगा, और न्यूट्रल वायर जो आप सिंपली जानते हैं 0 पोटेंशियल पर होगा। तो अगर आपका 2 वायर है और जिसमें एक फेज वायर है और दूसरा न्यूट्रल वायर है, तब उस पर अगर इस प्रकार का सप्लाई किसी मोटर को दिया जाता है, मोटर में क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाएगा। यानी इनपुट के रूप में क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो अगर उस मोटर के अंतर्गत 2 वायर का यूज किया जाता है, जिसमें एक फेज वायर और एक क्या है, न्यूट्रल वायर है, तब उस प्रकार के मोटर को सिंपली हम सिंगल फेज मोटर के नाम से जानते हैं, या फिर उस सप्लाई को सिंगल फेज सप्लाई के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर सप्लाई सिस्टम में 3 वायर है और तीनों की तीनों कैसे हो, फेज वायर, जैसा कि आप नाम सुनते होंगे RYB। R का मतलब रेड, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। जो जनरली आप लोग नाम सुनते होंगे कि R फेज, Y फेज, ब्लू यानी B फेज। 3 प्रकार के अगर फेज वायर किसी सिस्टम में इनपुट कर रहे हैं और वो 3 फेज वायर पर काम कर रहा है, तब उस प्रकार के सिस्टम को 3 फेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसका नाम 3 फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसका मतलब पता चलता है कि मोटर है तो इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा, और इलेक्ट्रिकल इनपुट भी कैसा लेगा, तो एसी इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा, क्योंकि एसी मशीन के अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं। और एसी इलेक्ट्रिकल इनपुट में भी किस नेचर का लेगा, 3 फेज नेचर का लेगा। यानी 3 फेज नेचर होने का मतलब इसमें कितने फेज वायर होंगे इनपुट के रूप में, 3 फेज वायर होंगे, RYB। यानी तीनों के तीनों किस पोटेंशियल पर होंगे, हायर पोटेंशियल पर। तो क्या है कि हम लोग समझ चुके हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में मुख्य रूप से जो उसका कंस्ट्रक्शन होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है स्टेटर, जो किस नेचर में होगा, स्टैटिक अवस्था में होगा, और दूसरा होता है रोटर, जो किस नेचर में होगा, रोटेटिंग नेचर का होगा। अब क्या होगा कि हम इंडक्शन मोटर की एक सिंपल से टाइप का यहाँ पर फिगर बना रहे हैं। हम चूंकि जानते हैं कि इंडक्शन मोटर आगे चलकर कंस्ट्रक्शनली रोटर के अकॉर्डिंग आगे चलकर और डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें हम लोगों ने नाम रख लिया है सैलिएंट पोल टाइप और नॉन सैलिएंट पोल टाइप। लेकिन वो आगे चलकर स्टडी करेंगे। हमने सिंपल सा है कि इंडक्शन मोटर का टाइप ही भाग है। तो इसमें कितने भाग हैं, एक भाग है स्टेटर और दूसरा भाग क्या है, रोटर। तो क्या है कि हम लोग चूंकि सप्लाई कैसा देना है, 3 फेज सप्लाई देना है, तो हम लोग स्टेटर पर कैसा वाइंडिंग कर लेते हैं, 3 फेज वाइंडिंग। कैसा वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग कर लेते हैं। स्टेटर पर कैसा वाइंडिंग करते हैं, 3 फेज। यानी कितने वायर इनपुट करेंगे इसमें, 3 वायर इनपुट करेंगे। इसमें हम 3 फेज वायर वाइंडिंग करते हैं, और इसमें कितने इनपुट के लिए वायर होंगे,
3 वायर इनपुट के लिए होंगे, 3 वायर इनपुट के लिए होंगे और इसमें 3 फेज सप्लाई इनपुट करेंगे। अब क्या होगा कि रोटर पर हम अगर सिंपल इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो रोटर पर हम कंडक्टर बार इनपुट, कंडक्टर बार, और ये कंडक्टर बार आउटपुट में चारों ओर से क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड। क्या रहता है, आगे क्यों शॉर्ट सर्किटेड है वो आगे आपको पता चलेगा। ये चारों ओर से क्या रहता है, शॉर्ट सर्किटेड रहता है। ये कंडक्टर बार इस तरीका से सिलेंडर होता है, इस तरीका से ऐसा सिलेंडर होता है और इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं और इस स्लॉट्स में हम लोग क्या रख देते हैं, कंडक्टर बार रख देते हैं। ये चारों ओर से रखा हुआ होता है, इसलिए ये चारों ओर से रखा हुआ होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चारों ओर से इसके बाहरी और बाहरी साइड से शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं एक कंडक्टर के साथ। और कौन से कंडक्टर के सहारे, जिस कंडक्टर का यह कंडक्टर बार है उसी कंडक्टर के सहारे हम लोग इसको चारों ओर से क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। अगर एल्युमिनियम का कंडक्टर बार है तो हम एल्युमिनियम कंडक्टर के सहारे, यदि कॉपर का कंडक्टर बार है तो कॉपर कंडक्टर के सहारे। लेकिन अब आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सारी बातें हम लोग आगे चलकर समझेंगे। हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इंडक्शन मोटर का। तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग करते हैं और 3 फेज सप्लाई देते हैं, अब रोटर में कंडक्टर रखे हुए हैं, रोटर के सारे कंडक्टर एक दूसरे से चारों ओर से क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्या हो गया, हम इसमें के वर्किंग को समझते हैं। क्या है कि जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई इनपुट करते हैं, जैसे ही 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई इनपुट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 3 फेज सप्लाई इनपुट करेंगे तो आप जानते होंगे कि फाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ही करंट होगा उतना ही क्या होगा, फ्लक्स होगा, और जिस नेचर का करंट होगा उसी नेचर का क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर करंट का नेचर एसी है तो फ्लक्स का भी नेचर क्या होगा, एसी होगा। अगर करंट का नेचर डीसी है तो फ्लक्स का भी नेचर क्या होगा, डीसी होगा। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो 3 फेज सप्लाई देते ही उसमें क्या फ्लो करना शुरू कर देता है, स्टेटर वाइंडिंग में, 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग में क्या रन करना शुरू कर देता है, करंट रन करना शुरू कर देता है। जैसे ही 3 फेज करंट रन करता है तो वो कैसा फ्लक्स जनरेट करता है, 3 फेज फ्लक्स जनरेट करता है। और आगे चलकर हम लोग स्टडी करेंगे कि ये 3 फेज फ्लक्स जैसे ही एयर गैप में जनरेट होते हैं तो उनका नेचर कैसा हो जाता है, रोटेटिंग, एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करते हैं। ये 3 फेज फ्लक्स मिलकर एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट करते हैं जिसका नेचर कैसा हो जाता है, रोटेटिंग हो जाता है। और ये जिस स्पीड से रोटेट करते हैं इसी स्पीड को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड के नाम से जानते हैं। यानी फ्लक्स जिस स्पीड से किसी एयर गैप में रोटेट कर रहा है उसी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। यानी हम लोगों ने क्या किया कि स्टेटर को कैसा सप्लाई दिया, 3 फेज सप्लाई दिया, और 3 फेज सप्लाई स्टेटर को जैसे ही दिया उसमें कैसा करंट फ्लो किया, 3 फेज करंट फ्लो किया। और जैसे ही 3 फेज करंट आया वो 3 फेज करंट की वजह से कैसा नेचर का फ्लक्स आया, 3 फेज फ्लक्स आया। और 3 फेज फ्लक्स मिलकर एक रिजल्टेंट फ्लक्स डेवलप किए जिसका नेचर कैसा हो गया, रोटेटिंग नेचर हो गया। और यह रोटेटिंग नेचर का फ्लक्स एयर गैप में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब यह एयर गैप में जैसे ही फ्लक्स रोटेट कर रहे हैं तो यह किसको कट कर रहे होंगे, रोटर कंडक्टर को कट कर रहे होंगे। जैसे ही रोटर कंडक्टर के क्रॉस फ्लक्स की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, आप पढ़े होंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है कि जैसे ही कंडक्टर के चारों ओर फ्लक्स की मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होने लगती है तो उसमें क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट होता है। यानी कंडक्टर में क्या जनरेट हो चुका होगा, ईएमएफ जनरेट हो चुका होगा। इसमें रोटर कंडक्टर में, तो जैसे ही रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, जैसे ही रोटर कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा, यह रोटर कंडक्टर खुद में क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। यह ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंडक्टर के 2 पॉइंट पर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा। इस कंडक्टर में क्या फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, क्योंकि यह खुद में क्या है, शॉर्ट सर्किट है। अब क्या हो गया, यह फ्लक्स मेन फ्लक्स हो गया और इस कंडक्टर में अब क्या जनरेट हो गया, इंडक्शन के सहारे। ये इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ईएमएफ जनरेट हुआ वो किसके सहारे जनरेट हुआ,
EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसीलिए इस मोटर का नाम क्या है, इंडक्शन मोटर है। यह क्या होता है कि जैसे ही फ्लक्स रोटेटिंग नेचर का इस कंडक्टर के चारों ओर रोटेट करता है तो इसकी मैग्नीट्यूड लगातार कंडक्टर के क्रॉस क्या होती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार उसमें क्या जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट होता है, और उस कंडक्टर के दो पॉइंट पर क्या जनरेट कर देता है, पोटेंशियल डिफरेंस लाता है, जिसकी वजह से उस कंडक्टर के चारों ओर क्या रोटेट करने लगते हैं, करंट रोटेट करने लगते हैं। और मेन फ्लक्स और करंट एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। रोटर का करंट और मेन फ्लक्स एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या जनरेट होगा, F इक्वल टू BIL sin थीटा। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पाई इंटू आई के। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स आया वो फ्लक्स और करंट के इंटरेक्शन से क्या जनरेट, यानी कि फ्लक्स और करंट के इंटरेक्शन से रोटर में क्या जनरेट हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा। यानी रोटर के कंडक्टर में क्या जनरेट हो जाएगा, फोर्स जनरेट हो जाएगा। और यह कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स पूरी तरीका से किस पर फोर्स लगाएगा, रोटर पर फोर्स लगाएगा, और यह रोटर लगातार क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इस तरीका से इंडक्शन हमारा पूरी तरीका से 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। अभी इसका प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, और इसको एक और आधार है इस चीज को समझने का, लेकिन अभी बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफी है। आप इतना ही समझिए कि हम लोगों को अभी आईवी टेक्निकल क्लासेस के द्वारा जो चालू किया गया वो कोविड-19 प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से आप लोगों का अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हम लोग थोड़ा कम लेकर चल रहे हैं, ताकि आप लोग धीरे धीरे करके हर बात को समझें। अभी इसके इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर के पूरे वर्किंग को समझने का दूसरे तरीके हैं, उसको हम आगे चलकर यानी कल के या अगले क्लास में डील करेंगे। इतना देर के लिए धन्यवाद, आपका दिन।